अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी 910 विद आसिफ एंड साइमा। आज का हमारा टॉपिक है हाउ डज अ रिएक्शन टेक प्लेस। केमिस्ट्री में हम जब भी बात कर रहे हैं रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। अब इस टॉपिक में हम देखेंगे कि रिएक्शन होता किस तरह है, किस तरीके से रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। इस टॉपिक में हम उनकी एनर्जी स्टेट के बारे में डिस्कशन करेंगे कि रिएक्टेंट की एनर्जी स्टेट क्या होती है, किस तरीके से वो कोलाइड करते हैं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। अ रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड विद ईच अदर। कोलाइड का मतलब होता है टकराना, एक दूसरे के साथ टक्कर खाना। जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो एक स्टेट देते हैं जिसको हम बोल रहे हैं ट्रांजिशन स्टेट। अब ये ट्रांजिशन स्टेट कौन सी स्टेट है जिसमें मॉलिक्यूल्स की एनर्जी हाईएस्ट होती है या पीक लेवल ऑफ एनर्जी होता है, और ये अनस्टेबल स्टेट है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम्पल दी है। अब यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल में मॉलिक्यूल ए के साथ शो किया है, रिएक्टेंट में एक मॉलिक्यूल ए और दूसरा मॉलिक्यूल बी है। A2 प्लस B2 मतलब दो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट में 2AB, एक मॉलिक्यूल बन रहा है AB। अब किस तरीके से ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, किस तरीके से ट्रांजिशन स्टेट बनती है और उस ट्रांजिशन स्टेट के बाद प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, उससे पहले इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है। बिफोर मिक्सिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट ए एंड बी। मिक्सिंग क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए और बी से शो किया गया है टू डिफरेंट रिएक्टेंट है, एक ए और दूसरा बी। इन द स्टेट ऑफ रैंडम मोशन सेपरेटली कोलाइडिंग विद ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले ए और बी अलग अलग मॉलिक्यूल से जो अपनी स्टेट ऑफ मोशन में थे। हमें पता है कि मॉलिक्यूल इन कॉन्टिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन दे आर मूविंग, और अगर कोई चीज मूव कर रही है तो उसके पास उसकी काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी पोजेसेस बाय दीज मॉलिक्यूल्स आर नॉट सेम। अब मॉलिक्यूल क्योंकि मूव कर रहे हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट में काइनेटिक एनर्जी होती है। ये बात की गई है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होगी, हर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होगी। मेजॉरिटी ऑफ दीज मॉलिक्यूल पोजेस एवरेज काइनेटिक एनर्जी। मेजॉरिटी मॉलिक्यूल्स है जिनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज होती है, बट अ फ्यू पोजेस मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा होगी। येट अदर पोजेस लेस देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी, और कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी लेस देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी। अब यहाँ पे उन्होंने आपको तीन स्टेट्स बता दी हैं मॉलिक्यूल्स की कि मॉलिक्यूल किस किस स्टेट ऑफ एनर्जी लेवल पे होंगे। एक वो मॉलिक्यूल जिनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी, कुछ ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी लेवल एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा होगा, और कुछ ऐसे होंगे जिनका एनर्जी लेवल एवरेज काइनेटिक एनर्जी से लेस होगा। द मॉलिक्यूल विच पोजेस मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी मे आल्सो बी कॉल्ड एज एक्साइटेड मॉलिक्यूल। ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा हो तो उनको बोल रहे हैं एक्साइटेड मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि उनकी एनर्जी ज्यादा है। अब यहाँ पे जो एक्साइटेड का वर्ड यूज किया गया, इसका मतलब है कि those molecules having the more energy. When the two reactant molecules are mixed together, all these molecules start colliding with each other. अब रिएक्टेंट के टू मॉलिक्यूल्स जो हमने कहा था, एक ए टाइप है और दूसरी बी टाइप, जब उनको मिक्स किया गया उनके पास काइनेटिक एनर्जी तो थी, तो जब मिक्स किया जाएगा तो दे स्टार्ट कोलाइडिंग विद ईच अदर। द कोलिजन्स विच रिजल्ट बाय कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स हैविंग द एवरेज और लेस देन एवरेज काइनेटिक एनर्जीज में नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस एनी रिजल्ट। ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज थी या एवरेज से लेस थी या कम थी, वो कोई भी रिएक्शन क्रिएट नहीं करेंगे। बट when the two excited molecule, अब यहाँ पे बात की गई है एक्साइटेड मॉलिक्यूल। एक्साइटेड मॉलिक्यूल कौन थे? जिनकी एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा थी। द टू एक्साइटेड मॉलिक्यूल फ्रॉम बोथ द रिएक्टेंट कोलाइड विद ईच अदर, दे मे बी एबल टू प्रोड्यूस द ट्रांजिशन स्टेट एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। तो क्या बात की गई है कि ऐसे मॉलिक्यूल जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स थे जब एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे तो एक स्टेट बनाएंगे जिसको नाम दिया गया है ट्रांजिशन स्टेट। अभी मैंने बताया कि ट्रांजिशन स्टेट वो स्टेट है जिसपे इनकी एनर्जी लेवल हाईएस्ट होता है और ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल का मतलब है ये स्टेट ज्यादा देर नहीं रहेगी। अब जैसे यहाँ पे फिगर में देखें, रिएक्टेंट थे हमारे पास A2, एक रिएक्टेंट, दूसरा रिएक्टेंट B। इनके जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल हैं एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे और ये ट्रांजिशन स्टेट इन्होंने क्रिएट की है। अब यहाँ पे ये देखें, ट्रांजिशन स्टेट में इनके मॉलिक्यूल अलग अलग हो गए हैं, मतलब एटम्स की फॉर्म में आ गए हैं। अब इनके एटम्स के दरमियान ये एक कोलिजन बन गया है या एक इंटरेक्शन क्रिएट हो गया है, इसको बोल रहे हैं ट्रांजिशन स्टेट।
अब ये ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल स्टेट है, तो क्या होगा, ये फौरन आगे से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब प्रोडक्ट में हमारे पास क्या बन गया, ए बी प्लस ए बी, मीन्स रिएक्टेंट में वो जहां पे अलग अलग थे तो प्रोडक्ट में एक दूसरे के साथ इन्होंने इंटरेक्शन कर लिया है। The transition state is shown at the peak of curve. After a very short period of time, the transition state either return to reactant or to the product. वही बात की कि short period of time, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल है तो थोड़े ही टाइम के बाद या तो वो रिएक्टेंट में दोबारा चली जाएगी या प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन कैन बी शोन इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ड्रॉन बिटवीन पाथ ऑफ द रिएक्शन एंड द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब इसको, ये जो हमने रिएक्टेंट करवाया है जिसमें रिएक्टेंट की एनर्जी देखी, फिर ट्रांजिशन स्टेट आई और वो अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो इसको ये ग्राफिकल फॉर्म में शो किया गया है। देखें जी, यहाँ पे देखें एनर्जी शो की गई है। किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए यहाँ पे ये रिएक्टेंट यहाँ पे इस एनर्जी लेवल से स्टार्ट हो रहे हैं। ये 0 लेवल है, यहाँ पे ये स्टार्ट नहीं ले रहे, क्योंकि किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए कोई एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए यहाँ पे कोई एनर्जी जहाँ पे ये स्टार्ट ले रहे हैं, रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं और देखें जी यहाँ पे उनकी एनर्जी लेवल बढ़ता जा रहा है और ये स्टेट आ गई ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट हमने कहा अनस्टेबल स्टेट है। उसके बाद इस स्टेट के बाद या तो वो दोबारा रिएक्टेंट में ही चले जाएंगे या फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो हमारा ग्राफ है इसमें रिएक्टेंट ने रिएक्ट किया, ट्रांजिशन स्टेट आई और आगे से ये प्रोडक्ट बन गए। अब अगर यहाँ पे आप एनर्जी लेवल चेक करें, रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल ये, जबकि प्रोडक्ट का अगर देखें ये लाइन ड्रॉ करें तो ये यहाँ पे आ जाती है। इस लाइन को एक्सटेंड करें तो ये मीन्स प्रोडक्ट की जो एनर्जी है वो रिएक्टेंट से भी कम है, क्योंकि एनर्जी इस ग्राफ में ऊपर की तरफ बढ़ रही है। तो ये जो एनर्जी डिफरेंस है इसको नेगेटिव डेल्टा एच के साथ शो करेंगे। नेगेटिव का मतलब था ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, इंथैल्पी चेंजेस में नेगेटिव आ रही है तो ये एक्शन क्या हो गया, एक्सोथर्मिक। और ये स्टेट जहां पे रिएक्टेंट ट्रांजिशन स्टेट तक जाने में जो एनर्जी इनको चाहिए, ये वाली एनर्जी इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है, उसको डिनोट करते हैं EA से। आगे इसकी डेफिनेशन भी पढ़ते हैं। The energy of the transition state is higher than that of the reactant or product because the bonds between the reactant or product molecules are being cleaved progressively. क्या कहा गया है कि ट्रांजिशन स्टेट में जब मॉलिक्यूल्स आते हैं तो उनकी एनर्जी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की निस्बत ज्यादा होती है, और इसके रीजन भी बताएगी क्यों, कि the bonds between the reactant और product molecules are being cleaved progressively. cleave का मतलब होता है split up हो जाना या break up हो जाना। अब यहाँ पे आपसे एक शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ट्रांजिशन स्टेट में एनर्जी हायर क्यों होती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की निस्बत, तो आपने उसका आंसर यही बताना है, बिकॉज द बॉन्ड बिटवीन द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल आर बीइंग क्लीव्ड या स्प्लिट प्रोग्रेसिवली, क्योंकि वहां पे इनका ये बॉन्ड है वो टूटता जाता है। द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल इन ऑर्डर टू बी कन्वर्टेड इनटू द ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन ये बताई गई है। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है कि एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल इन ऑर्डर टू बी कन्वर्टेड इनटू ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट में आने के लिए रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे वो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी होगी। एक्टिवेशन एनर्जी की एक और डेफिनेशन भी है, एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड फॉर द रिएक्शन टू ऑकर। किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी है। ये दो डेफिनेशन, एक ही आपकी बुक में दी गई है या एक जनरल डेफिनेशन कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड फॉर द रिएक्शन टू ऑकर, किसी भी रिएक्शन के ऑकर होने के लिए जो एनर्जी है वो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। The difference between the energy of the reactant and that of the product come out in the form of heat representing enthalpy delta H of the reaction. This graph represent the path of an exothermic reaction, figure 5.4. जो ऊपर हमने फिगर देखी वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, और अगर हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन आ जाए तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा। अब यहाँ पे देखें, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, पाथ ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन कोऑर्डिनेट करना है। उसी तरह यहाँ पे ये एनर्जी लेवल है, रिएक्टेंट ने स्टार्ट किया, ट्रांजिशन स्टेट आई और यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स बन गए। अब यहाँ पे अगर आप प्रोडक्ट्स की एनर्जी देखें, इस लाइन को यहाँ तक ग्राफ तक एक्सटेंड करें तो इसका मतलब हुआ कि प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की निस्बत ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे ये डेल्टा एच या एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव होगा और ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। जी मिनी एक्सरसाइज है, आर एनर्जी डायग्राम यूजफुल। इन्होंने पूछा है कि जो हम एनर्जी डायग्राम बनाते हैं क्या यूजफुल है, ये इसको एनर्जी डायग्राम कह रहे हैं।
चाहे एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए हो चाहे एक्सोथर्मिक के लिए। अब क्वेश्चन कहा गया है कि क्या ये एनर्जी डायग्राम यूजफुल होती हैं, तो बिल्कुल ये यूजफुल होती हैं। क्यों यूजफुल होती हैं? द एनर्जी डायग्राम आर यूजफुल फॉर विजुअलाइजिंग एंड एनालाइजिंग द एनर्जी चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन। इस एनर्जी डायग्राम से हमें पता चल जाता है कि एनर्जी चेंज किस तरह आ रही है। एनर्जी चेंज मीन या वो एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक। तो इसका आंसर हम देंगे यस जी। तो आंसर क्या होगा? यस फॉर द विजुअलाइजिंग एंड एनालाइजिंग द एनर्जी चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में एनर्जी चेंज क्या आ रहा है उसको एनालाइज करने के लिए ये एनर्जी डायग्राम्स यूजफुल होती हैं जी। नेक्स्ट है ड्रॉ एन एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन विच डज नॉट इवॉल्व और एब्जॉर्ब हीट। अब हाइपोथेटिकल रिएक्शन वो होता है कि जो आइडियल रिएक्शन हो, जिसमें हीट ना तो रिलीज हो और ना ही एब्जॉर्ब हो। तो उन्होंने यहाँ पे आपसे कहा है कि आप उसके लिए एक एनर्जी डायग्राम ड्रॉ करें। तो इसके लिए जो एनर्जी डायग्राम बनेगी, ग्राफ इस तरीके से हम शो करेंगे जी। देखें इसकी डायग्राम, यहाँ पे एनर्जी, ये रिएक्शन ऑकर हो रहा है। अब इन्होंने हाइपोथेटिकल रिएक्शन कहा था जिसमें ना तो एनर्जी रिलीज हो ना एब्जॉर्ब हो, मीन ना वो एक्सोथर्मिक है ना वो एंडोथर्मिक है। तो इसका मतलब है एनर्जी लेवल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विल बी सेम। तो जिस एनर्जी लेवल पे रिएक्टेंट स्टार्ट हो रहे हैं उसी पे प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो यहाँ पे इसकी ट्रांजिशन स्टेट होगी और ये इसकी एक्टिवेशन एनर्जी है जी। अब जो नेक्स्ट बात की गई है कैटालिस्ट की। कैटालिस्ट क्या होते हैं? किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब कैटालिस्ट ऐड किए जाते हैं तो वो उस रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। क्यों स्पीड अप करते हैं? क्योंकि वो उस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। पहले कैटालिस्ट की डेफिनेशन देख लेते हैं। A catalyst is thus defined as a substance that increase the rate of chemical reaction without itself undergoing any permanent chemical change. कैटालिस्ट वो है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है लेकिन खुद उस रिएक्शन में कोई भी केमिकल चेंज नहीं देता। अब यहाँ पे देखें, एन एडिशन ऑफ द कैटालिस्ट इन द रिएक्शन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बिकॉज it changes the path adopted by the reactant whereby the activation energy value of the reaction is substantially decreased। तो क्या बात की गई है कि जब भी कैटालिस्ट किसी केमिकल रिएक्शन में ऐड किया जाता है तो वो उस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को और कम कर देता है। As a result, more reactant are now able to be converted into product molecules and hence the rate of reaction will increase। हमने एक्टिवेशन एनर्जी कहा था द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट है केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। लेकिन जब उस रिएक्शन में कैटालिस्ट ऐड कर दिया जाएगा तो वो उस एक्टिवेशन एनर्जी को और कम कर देगा। तो इस वजह से वो रिएक्शन स्पीड अप हो जाता है। अब जैसे एग्जांपल दी गई है, फॉर एग्जांपल निकल एक्ट एज अ कैटालिस्ट इन द हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल टू गिव बनास्पति घी। ऑयल से बनास्पति घी बनाने के लिए जो कैटालिस्ट यूज किया जाता है वो निकल है। अब हाइड्रोजिनेशन क्या होती है? हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन का एड अप हो जाना। तो इसका रिएक्शन क्या होगा? जैसे ऑयल की हाइड्रोजिनेशन की गई है, ऑयल में हाइड्रोजन ऐड की गई और इसमें निकल कैटालिस्ट यूज किया गया तो ये रिएक्शन स्पीड अप हो गया जिससे ऑयल को कन्वर्ट कर दिया गया है बनास्पति घी में। इसी तरह एग्जांपल दी गई है, प्लेटिनम एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोडक्शन में प्लेटिनम कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करता है। थर्ड एग्जांपल है, क्लोरीन एक्ट एज अ कैटलिस्ट प्रमोटिंग द ब्रेकडाउन ऑफ ओजोन। ओजोन की ब्रेकडाउन होती है तो उसमें क्लोरीन कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करता है। अब यहाँ पे जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो आपसे कैटलिस्ट की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, उसकी एग्जाम्पल पूछी जा सकती है। तो ये तीनों आपको एग्जाम्पल दी गई है, निकल की, प्लेटिनम और क्लोरीन, ये कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करते हैं। और यहाँ इसमें ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कैटलिस्ट किस तरह रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। तो उसमें आपने इसका आंसर ये बताना होगा कि वो एक्टिवेशन एनर्जी वैल्यूज को लो कर देता है। अब यहाँ पे ये ग्राफ दिखाया गया है। ग्राफ में देखें, अगर हम कैटलिस्ट ऐड नहीं करते तो हमारी ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे इस एनर्जी लेवल पे जाके आएगी, ये तब प्रोडक्ट बनेंगे। लेकिन अगर हम इसमें कैटलिस्ट ऐड कर दें तो यहाँ पे ये ट्रांजिशन स्टेट कम एनर्जी लेवल पे आ जाएगी। तो यही बात हमने की कि कैटलिस्ट जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देते हैं। अगर कैटलिस्ट ना ऐड किया जाता तो यहाँ पे ये हमारी एक्टिवेशन एनर्जी ये आनी थी, लेकिन कैटलिस्ट ऐड करने पे एनर्जी की वैल्यू, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू ये आ गई। तो ट्रांजिशन स्टेट पहले ही आ जाएगी, कम एनर्जी पे आ जाएगी।
तो यही वजह है कि कैटलिस्ट ऐड करने से रिएक्शन स्पीड अप हो जाता है, मींस उसकी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू पहले से भी कम हो जाती है। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।